तो जियोग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज में अपन कर चुके हैं 2013 से 2019 तक के क्वेश्चन। आज करने वाले हैं अपन 2020 के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी हैं और ये किस में जाकर गिरती हैं ये दिए हुए हैं, तो इनमें से सही सुमेलित कौन से हैं ये बताना है भाई। मैकांग अंडमान सागर में, थेम्स आयरिश सागर में, वोल्गा कैस्पियन सागर में, जाम्बेजी हिंद महासागर में। तो भाई ये वोल्गा जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है, जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है, बट ये दोनों अंडमान सागर और आयरिश सागर में नहीं गिरती है। तो ये कहाँ गिरती है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो थर्ड फोर्थ सही है, बाकी गलत है। पढ़ते हैं। मेकांग नदी तिब्बत पठार से तो निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। किस में गिरती है भाई? ये दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। यह नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। तो मेकांग नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आदि से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नदी है थेम्स नदी। थेम्स नदी कहाँ से? लंदन सहित दक्षिणी इंग्लैंड से होकर बहती है। थेम्स नदी उत्तरी समुद्र में बहती है, ना कि आयरिश सागर में। यानी ये उत्तरी समुद्र में जाती है, ये आयरिश सागर में नहीं जाती है। वोल्गा, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये मध्य रूस से होकर दक्षिणी रूस और कैस्पियन सागर में बहती है। लास्ट में कहाँ पे गिरती है भाई? ये कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी है जो यूरोप में सबसे लंबी नदी है और मध्य रूस से होकर दक्षिणी रूस और कैस्पियन सागर में बहती है। नेक्स्ट नदी है भाई जाम्बेजी नदी। अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है, हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बेजी की सबसे प्रसिद्ध विशेषता विक्टोरिया फॉल्स है। करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जाम्बेजी नदी बेसिन के करीबा गॉर्ज में एक डबल वक्रता कंक्रीट आर्क बांध है। इन सब सागर के बारे में यूपीएससी मतलब पूछ रखा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए नदी कहाँ से चलती है और कहाँ पे गिरती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब बायोचार वृद्धि माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये भी सही है। तो ये सारे के सारे किसके उपयोग हैं भाई? बायोचार के, क्योंकि सारे वैसे पॉजिटिव वे में भी आ रहे हैं तो ये हो सकते हैं और आंसर भी इसके सारे के सारे हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। बायोचार एक प्रकार का चारकोल है जो बायोमास पौधों की सामग्री जैसे घास, कृषि और वन अवशेषों के थर्मल अपघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन और मृदा स्वास्थ्य लाभ दोनों के लिए मृदा कंडीशनर के रूप में किया जाता है। बायोचार जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ठीक है। तो बायोचार के उपयोग क्या है भाई? कार्बन सिंक के रूप में, क्योंकि जब बायोमास को जलाया जाता है या प्राकृतिक रूप से विघटित किया जाता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जबकि बायोचार एक स्थिर ठोस है जो कार्बन से भरपूर है और हजारों वर्षों तक मिट्टी में रह सकता है। नेक्स्ट है इसका मृदा संशोधन, क्योंकि बायोचार पानी और पानी में घुलनशील पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। बायोचार पानी की गुणवत्ता में सुधार करने, पोषक तत्वों की कमी को कम करने, मिट्टी की अम्लता को कम करने और सिंचाई एवं उर्वरक आवश्यकताओं को कम करने में सक्षम है। बायोचार नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीवों के लिए सहायक है। बायोचार मिट्टी नाइट्रोजन उत्सर्जन को भी कम कर सकता है और मिट्टी में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता और नाइट्रोजन प्रतिधारण में भी वृद्धि करता है। अतः कथन दो भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है भाई वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन यह आसपास के वातावरण में पानी को सोखने और धारण करने में सक्षम है। ये इसे मिट्टी की सामग्री के रूप में आदर्श बनाता है। जहाँ पानी की कमी आम है, पौधों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे फॉस्फेट और क्या फॉस्फेट नाइट्रोजन को बनाए रखता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और बहुत कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अतः स्टेटमेंट थर्ड भी क्या है? सही है। बायोचार पशुधन द्वारा बनाई गई भारी मात्रा में खाद के निपटान का एक तरीका प्रदान करता है। बायोचार और चारकोल में समान रासायनिक संरचना होती है। अंतर, बायोचार कृषि उपयोग के लिए अभिप्रेत है और आमतौर पर इसे मृदा संशोधन के रूप में लागू किया जाता है। चारकोल आमतौर पर हीटिंग या खाना पकाने के लिए होता है। वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल स्टैक्ड लेयर्स में
फसल उगाने की प्रथा है। वर्टिकल फार्मिंग प्रकाश और तापमान की कृत्रिम परिस्थितियों में खड़ी झुकी हुई सतहों पर फसल उगाने की प्रथा है। यह पौधे के विकास को अनुकूलित करने के उद्देश्य से नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। ये छोटे स्थानों में उच्च उत्पादकता का लक्ष्य रखता है और हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स, हाइड्रो यानी वाटर, एक्वा भी तो वाटर ही है, एरोपोनिक्स तो भाई इसमें हो जाएगा वायु में, जैसे मिट्टी रहित खेती तकनीकी शामिल हैं। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। तो ये सारी थी बायोचार तकनीक के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का क्या लाभ है? पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। तो भाई शून्य जुताई के क्या लाभ है? तो ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका ना, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, बात सही है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, सही बात है। जब जुताई नहीं करोगे तो सीधे बो दो। फिर उसके बाद मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, ये भी सही है भाई। 3 स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज से तात्पर्य है खेती में उस तरीके से है जिसमें भूमि को बिना जोते कई वर्ष तक फसलें उगाई जाती हैं। यह खेती की नई विधि है। इसके कई लाभ हैं। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना बुआई संभव है, इससे इन्हें संरक्षण भी मिलता है तथा भूमि में नई फसल के लिए नमी बची रहती है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। शून्य जुताई से मिट्टी के बड़े टुकड़ों में जैविक कार्बन बरकरार रहता है। इसके अतिरिक्त भूमि का अपरदन बहुत कम होता है। तो ये थे शून्य जुताई के लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी की दालों का उत्पादन घटा है। तो भाई इसमें स्टेटमेंट ओनली 1 राइट है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। बाकी ये दोनों के दोनों गलत हैं कि कुल दाल का आधा भाग सिर्फ मूंग ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 3 दशकों में खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, ये तो भाई पता नहीं। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, वैश्विक उत्पादन का 25%, उपभोक्ता विश्व खपत का 27% और आयातक 14% है। दालों का खाद्यान्न के तहत क्षेत्र का लगभग 20% हिस्सा है और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 7 से 10% का योगदान है। हालांकि दालें खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। रबी की दालों का कुल उत्पादन 60% से अधिक का योगदान होता है। कथन 1 सही है। नेक्स्ट है, कुल उत्पादन में लगभग 40% की हिस्सेदारी के साथ चना सबसे प्रमुख दलहन है। भाई ये तो हमारे राजस्थान में भी होता है, जब बिना पानी चना हो रहा है तो यही होगा भाई सबसे ज़्यादा। इसके बाद 15 से 20% अरहर ये भी होती है और उड़द ये नहीं होती। काला और मूंग का लगभग 8 से 10% है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष 5 दलहन उत्पादक राज्य हैं। 3rd नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। कथन 2 क्या है? गलत है। खरीफ अरहर, उड़द, काला चना, मूंग, हरा चना, मूंग को हरा चना कहते हैं, ओके। बरबटी, गाय मटर और लेथिरस, ये सारी की सारी खरीफ की दालें हैं। फिर रबी में कौन सी है? चना, मटर, रामजस, मसूर और दाल। भाई ध्यान रखना है इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए भी उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भाई पाला भी लग जाता है इसके और वर्षा भी इसको चाहिए, तो ऐसी फसल है भाई हमारे कपास। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। कपास उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय स्थितियों में उगाया जाता है। कठोर पाला हानिकारक है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में चाहिए। वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी का प्रकार काली कपास मिट्टी, क्योंकि पानी को सोखने की पावर, मतलब पानी धारण करने की क्षमता इसी में होती है।
और शीर्ष कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 5वें नंबर पे राजस्थान आ गया, तीसरे में दाल पे आ गया। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना क्या होता है? यह एक उष्णकटिबंधीय 12मासी घास है। इसे 21% से 27% के औसत तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ना किसी भी मिट्टी में उग सकता है जो नमी को बरकरार रख सकती है। गन्ने के लिए आदर्श मिट्टी गहरी, समृद्ध दोमट मिट्टी होती है। भारत में गन्ने की खेती वैदिक काल से चली आ रही है। मोटे तौर पर भारत में गन्ने की खेती 2 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय। हालांकि मुख्य रूप से किस्मों के विकास के उद्देश्य से 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। वे कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र में गन्ना कृषि जलवायु क्षेत्र 4, प्रायद्वीपीय क्षेत्र और 5 तटीय क्षेत्र आदि शामिल हैं। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी और केरल राज्य शामिल हैं। उपोष्ण कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र देश में कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 55% उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है भाई जूट। तापमान इसको कितना चाहिए? 34 डिग्री सेंटीग्रेड से और 15 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान है भाई इनके। और 65% औसत सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता 150 से 250 सेंटीमीटर। मिट्टी के प्रकार जूट को मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अच्छी गहराई वाली नई ग्रे जलोढ़ मिट्टी को वार्षिक बाढ़ से गाद प्राप्त करती है। जूट की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। अत्यधिक लाभदायक। वस्तुतः इसके पत्ते फसल कटने से पहले ही सब्जी के रूप में बाजारों में बिक जाते हैं। आंतरिक तने का उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है, जबकि बाहरी परत फाइबर का उत्पादन करती है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। क्लियर? नेक्स्ट है चाय। वातावरण की परिस्थितियाँ। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, गहरी और उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, ह्यूम्स और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, साल भर गर्म और नरम पाले से मुक्त जलवायु, वर्षा 1500 मिलीमीटर मिमी। ठीक है भाई। तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह श्रीलंका और चीन के बाद दुनिया की चाय निर्यातक देशों में तीसरे स्थान पर है। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा और बिहार। ये सारे के सारे राज्य हैं जहाँ पर चाय की खेती होती है। तो ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया और मोस्टली फसलों के बारे में तो पूछते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कली का सिंगल बड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कली का सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ठीक है भाई, ओके। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक कली का सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटिंग्स से की जा सकती है। ओके, क्लियर? तो भाई इसका आंसर आएगा 1 और 4। पढ़ते हैं इसके बारे में। बड चिप्स के रोपण के माध्यम से सतत गन्ना पहल जो पारंपरिक रोपण विधियों से जुड़ी लागत और असुविधाओं को बचा सकती है, एक बहुत ही आशाजनक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तकनीक प्रतीत होती है। बड चिप तकनीक में केवल कलियों को गन्ने से अलग करना और छोटे प्लास्टिक कप या ट्रे का उपयोग करके नर्सरी में कलियों से उगाई गई पौध का लगाना शामिल है। कलियां छिल जाने के बाद शेष गन्ने को आय प्राप्त करने के लिए बेचा जा सकता है। गन्ना रोपण की पारंपरिक विधि में 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर कुल उत्पादन का लगभग 10% की एक बड़ी मात्रा में 2 से 3 कली के टुकड़ों वाली गन्ना
डंठल की कटाई के लिए एक बीज सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गन्ना उत्पादन में एक बड़ा व्यय होता है। रोपण सामग्री का इतना बड़ा समूह बीज गन्ने के परिवहन, प्रबंधन और भंडारण में एक बड़ी समस्या पैदा करता है और तेजी से खराब होने का खतरा रहता है, जिससे कलियों की व्यवहार्यता कम हो जाती है और बाद में उनका अंकुरण होता है। अतः कथन फर्स्ट और फोर्थ क्या है, सही है। सिंगल बेड सेट लगभग 90% का उच्च अंकुरण देते हैं, जो फलीदार सेटों के में लगभग 60% कलियों की अंकुरित होती हैं। 3 कलियों वाले सेटों में अंकुरण अभी भी कम होता है और लगाए गए कलियों का लगभग 50% ही अंकुरित होता है। अतः स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। जब कलिका वाले सेट के जर्मिनेट प्रतिकूल वातावरण का सामना नहीं कर सकते हैं, जबकि 2 और 3 कली वाले सेट के जर्मिनेंट प्रतिकूल वातावरण का बेहतर सामना करते हैं, इसलिए 2 बेडेड सेट का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और चावल गन्ना इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 2021 में पूछा गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों में पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फर्स्ट है फसली विविध रूपण, सेकंड सिब आधिक्य या लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, नेक्स्ट है टेंशियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि। ठीक है, तो भाई इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों राइट हैं, फोर्थ क्या है, गलत है। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। इस पेपर में थ्योरी ज़्यादा है और क्वेश्चंस कम हैं। फसल विविधीकरण एक विशेष खेत पर कृषि उत्पादन के लिए नई फसलों व प्रणालियों को शामिल करना है। फसल विविधीकरण खेतों को पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न प्रकार की फसलें लगाने से मिट्टी स्वस्थ होती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता कम होती है। इसके अलावा विविधीकरण यह सुनिश्चित करता है कि फसलें रोग के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं और इसलिए कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। सिब आधिक्य फलीदार सब्जियों को उगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके पास सब अपने रूट नोड्यूल के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने की क्षमता होती है, जैसे कि भाई इसमें मटर वगैरह में ये यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करता है। टेंशियोमीटर का उपयोग सिंचाई शेड्यूलिंग में किसानों और अन्य सिंचाई प्रबंधकों को यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए किया जाता है कि कब पानी देना है। टेंशियोमीटर मिट्टी के पानी के तनाव को मापने के लिए एक उपकरण है। मिट्टी की नमी छोटे कृषि पैमाने और बड़े पैमाने पर स्थलीय वायुमंडलीय मॉडलिंग दोनों में वायुमंडलीय जल चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। वनस्पति और फसलें हमेशा वर्षा की तुलना में जड़ स्तर पर नमी की स्थिति पर अधिक निर्भर होती हैं। सिंचाई योजना के लिए जल बजट बनाने के साथ साथ सिंचाई गतिविधियों के वास्तविक निर्धारण के लिए मिट्टी में नमी के बारे में स्थानीय जानकारी की आवश्यकता होती है। वर्टिकल फार्मिंग प्रकाश और तापमान की कृत्रिम परिस्थितियों में खड़ी झुकी हुई सतहों पर घर के अंदर फसल उगाने की प्रथा है। यह पौधे के विकास को अनुकूलित करने के उद्देश्य से नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। यह छोटे स्थानों में उच्च उत्पादकता का लक्ष्य रखता है और हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे मिट्टी रहित तरीकों का उपयोग करता है। वर्टिकल फार्मिंग के प्रमुख फायदे: बाहरी परिस्थितियों से सुरक्षा, फसल की पैदावार साल भर होती है। कीटों से सुरक्षा, कम फसल नुकसान, जानवरों और आक्रामक पौधों की प्रजातियों से सुरक्षा, पानी में बचत और अधिक कुशल भूमि उपयोग का कम आवास विनाश। और वर्टिकल फार्मिंग की प्रमुख चुनौतियां क्या है? उच्च ऊर्जा खपत। लंबवत खेत बहुत ऊर्जा निर्भर हैं। उन्हें दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन काम करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। इस प्रकार लंबवत खेती के लिए आवश्यक व्यापक प्रकाश व्यवस्था और जलवायु नियंत्रण प्रणाली के लिए ऊर्जा की मांग बहुत अधिक है। यहाँ पारंपरिक खेती प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर है, वहीं इंडोर फार्म आमतौर पर LED प्रकाश व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। फिलहाल LED लाइट्स बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करती हैं, जिससे उन्हें संचालित करना महंगा हो जाता है। कुछ सुविधाओं में यह उच्च खपत वर्टिकल फार्म के ऊर्जा व्यय के 65% तक प्रतिनिधित्व करती है। अतः 4 भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है उच्च अग्रिम लागत होती है, इसकी परागण की समस्या होती है, केवल कुछ प्रकार के पौधों के लिए ही उपयुक्त है। प्रौद्योगिकी के मुद्दे बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। रॉक फॉस्फेट व सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जाते हैं। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। तो भाई फर्टिगेशन से क्या लाभ है, तो इसमें ये रॉक फॉस्फेट वाला गलत है कि रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी रॉक फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के लिए साथ अनुप्रयोग संभव है, ये गलत है, बाकी सब सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्टिगेशन मिट्टी में सुधार, पानी में संशोधन और अन्य पानी में घुलनशील उत्पादों के लिए सिंचाई प्रणाली में उर्वरकों का अंतःक्षेपण है। यह सिंचाई के और उर्वरकीकरण तकनीकों को जोड़ती है। मिट्टी और पौधों को पोषक तत्वों की आसान आपूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। पॉलीफीड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मल्टी पोटेशियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट यानी पोटेशियम और सल्फर होता है, जैसे विशेष उर्वरक फर्टिगेशन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं क्योंकि वे पानी में अत्यधिक घुलनशील हैं। इसके लाभ क्या हैं? पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में वृद्धि। पौधे पोषक तत्वों का सटीक स्थान, जहाँ पानी जाता है वहाँ पोषक तत्व भी जाता है। सूक्ष्म खुराक की क्षमता, पौधों को पर्याप्त रूप से खिलाना ताकि पोषक तत्वों को अवशोषित किया जा सके और अगली बार बारिश होने पर तूफान के पानी में घुलने के लिए न छोड़ा जाए। नेक्स्ट है पानी की आपूर्ति में रसायनों का निक्षालन या लीचिंग कम करें। पानी की खपत में कमी पौधे की जड़ों में पानी को पकड़ने की बढ़ी हुई क्षमता के कारण होती है। पोषक तत्वों के अनुप्रयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे उर्वरक उपयोग दक्षता 80% तक बढ़ जाती है। दूषित मिट्टी के माध्यम से मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियों को अनुबंधित करने वाली जड़ों का न्यूनतम जोखिम। मिट्टी के कटाव के मुद्दों को कम करना, क्योंकि पोषक तत्वों को पानी की ड्रिप प्रणाली के माध्यम से पंप किया जाता है। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट गलत हैं। रॉक फॉस्फेट वाला कथन 2, क्योंकि यह घुलनशील नहीं है। फर्टिगेशन के माध्यम से अच्छे तरीके से घुलन वाले उर्वरकों का उपयोग संभव है। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान देखते हैं भाई। पोषक तत्वों का असमान वितरण तब होता है जब सिंचाई प्रणाली में दोष होते हैं। जब फसलों पर अतिरिक्त पानी लगाया जाता है तो इससे पोषक तत्वों का रिसाव हो सकता है। उर्वरकों की रासायनिक प्रक्रिया का खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम उर्वरकों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और पानी में बाइकार्बोनेट बनाते हैं। इससे गंभीर रासायनिक रुकावट पैदा होती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में कुछ सूक्ष्म तत्व और फॉस्फेटिक उर्वरक अवक्षेपित हो सकते हैं। फर्टिगेशन के माध्यम से सुपर फॉस्फेट के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यह फॉस्फेट लवणों का अवक्षेपण करता है। इसकी जगह फास्फोरिक एसिड फर्टिगेशन के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह तरल रूप से उपलब्ध होता है। पानी की आपूर्ति में रासायनिक बकफलों की संभावना है, जिससे जल स्रोत प्रदूषण की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो भाई भारत में है भाई क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट, ये तीनों हैं। 2019 में इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर, OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? OMT को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसमें 2 सही है। क्यों सही है देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। महासागर औसत तापमान OMT विश्लेषण जनवरी मार्च की अवधि के दौरान समुद्र की तापीय ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है, जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। 26 डिग्री समताप रेखा 50 से 100 मीटर की अलग अलग गहराई पर देखी जाती है। महासागर औसत तापमान भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बेहतर भविष्यवाणी कर सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। नेक्स्ट है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, और अपना क्या है गिलगिट उत्तर में, और नुब्रा के
उत्तर में। तो भाई सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा के उत्तर में स्थित है, शायद नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये कई बार पूछा जाता है, पहले भी आ चुका है ये सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो इसमें स्टेटमेंट ओनली 2 सही है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। जेट स्ट्रीम, ऊपरी वायुमंडल में जेट धाराएं तेज हवाओं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की अपेक्षाकृत सक्रिय पट्टियां होती हैं। जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन प्रवाह अक्सर उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ये 160 से 480 किलोमीटर चौड़ा और 900 से 2150 किलोमीटर मोटा हो सकता है। दोनों गोलार्धों में परिसंचरण आमतौर पर 20 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों के बीच देखा जाता है। लैंडमास और कोरियोलिस प्रभाव के 2 कारक हैं जो जेट स्ट्रीम को प्रभावित करते हैं। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जेट स्ट्रीम निम्न प्रकार की होती है। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये सतह ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के अभिसरण क्षेत्र के रूप में बनते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट धाराएं वे 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर दोनों गोलार्धों में ऊपरी क्षोभ मंडल में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट के उत्तर में चले जाते हैं। ये वर्ष के अधिकांश समय तक बहता रहता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम। तो भाई ये ऊपरी सतह की पूर्वी हवा है जो जून के अंत में शुरू होती है और सितंबर की शुरुआत तक चलती है। स्थानीय जेट स्ट्रीम और स्थानीय जेट धाराएं स्थानीय तापीय और गतिशील परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप स्थानीय रूप से बनती है। ये जेट स्ट्रीम केवल स्थानीय महत्व के हैं। चक्रवात एक प्रकार का कम दबाव वाला वातावरण है जिसमें तेजी से हवा का संचार होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा वामावर्त बहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिणावर्त बहती है। ये काफ़ी बार आ चुका है। पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय वाताग्रीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात खतरनाक डरावना तूफान है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। इनके गठन के लिए अनुकूल परिस्थितियां 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव, पहले से मौजूद कम दबाव का क्षेत्र, निम्न स्तर चक्रवाती परिसंचरण। एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता केंद्र के चारों ओर तेज सर्पिल रूप से घूमने वाली हवा होती है जिसे आंख कहा जाता है। यह मोटे तौर पर गोलाकार क्षेत्र है 30 से 60 किलोमीटर व्यास का। आंख की विशेषता हल्की हवाएं और साफ आसमान, बहुत कम और या कोई वर्षा नहीं होती है। आंख सबसे कम सतही दबाव और ऊपरी स्तरों में गर्म तापमान का क्षेत्र है। आंख का तापमान आसपास के वातावरण की तुलना में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस कम या अधिक हो सकता है। अतः स्टेटमेंट 2 सही है और थर्ड क्या है, स्टेटमेंट गलत है। तो ये हो गया अपना 2020 का पेपर। काफ़ी क्या कह सकते हैं, लेंदी नहीं कह सकते, टोटल 11 ही क्वेश्चन थे, बट काफ़ी इसमें मटेरियल दे रखा है ताकि आगे के कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड हो सकें। तो इनको एक आध बार फिर से देख लेना, तभी जाके क्लियर होंगे। मैं खुद भी वापस से पढ़ने वाली हूँ और कल करते हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।